Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about Flinders Instruction Analysis System. आज हम बात करेंगे फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति की। अंतःक्रिया जो विश्लेषण पद्धति है उसे 1950 में फ्लैंडर्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने दी थी। इस अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति का निर्माण उन्होंने शिक्षण प्रभाव और छात्र निष्पत्ति के शोध के लिए किया था। इस पद्धति में उन्होंने शिक्षक व्यवहार के बारे में बताया है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा क्या व्यवहार किया जाता है। कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, किसी भी विषय वस्तु या सहायक सामग्री को प्रस्तुत करना, उनका प्रदर्शन करना, विषय वस्तु की व्याख्या करना या विद्यार्थियों को उसे समझाना, विद्यार्थियों की कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों की क्रियाओं का मूल्यांकन करना, यानी कि कक्षा की सभी प्रकार की क्रियाओं में अध्यापक का शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो शिक्षक का व्यवहार है उसके विषय में मैकनर्जेंसी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक व्यवहार शिक्षक की विशेषताओं, वातावरण और वह कार्य है जिनमें वह स्वयं को संलग्न करता है पर निर्भर करता है। यानी कि शिक्षक के जो गुण हैं या फिर वो कक्षा में कैसे वातावरण का निर्माण करता है और उसके द्वारा किए गए वे सभी कार्य जिसमें वह स्वयं शामिल होते हैं पर शिक्षक का व्यवहार निर्भर करता है। शिक्षकों की क्रियाओं और व्यवहार के संबंध में रियान ने कहा है, जो वे करते हैं, जिन क्रियाओं की आशा शिक्षकों से की जाती है, विशेषकर ऐसी क्रियाएं जो निर्देशन और मार्गदर्शन से संबंधित हो। यानी कि एक कक्ष में शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए या सीखने के लिए निर्देशन या मार्गदर्शन प्रदान करते हों। यानी कि शिक्षक की ऐसी क्रियाएं जो छात्रों को निर्देशित और मार्गदर्शित करती हों। देखा जाए तो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति वह पद्धति है जो कक्षा में घटने वाले प्रत्येक घटना का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित निरीक्षण करने की व्यवस्था करती है और विश्लेषण करती है। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली इस प्रकार की विशिष्ट शोध प्रक्रिया है कि इसे कक्षा में होने वाली प्रत्येक घटना के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि की सहायता से कक्षा की सभी क्रियाओं और व्यवहारों का निरीक्षण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य आता है वह है कि इसमें शिक्षक की विशेषताओं का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में क्या व्यवहार किया जा रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर छात्र और शिक्षक में कक्षा के अंतर्गत क्या अंतरक्रिया हो रही है, जैसे कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विद्यार्थियों द्वारा उत्तर दिया जा रहा है या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है और विद्यार्थियों द्वारा उसे सुना जा रहा है। संपूर्ण कक्ष में क्या कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वे शिक्षक द्वारा हो चाहे वे छात्र द्वारा हो, उसका पूर्ण विश्लेषण इस अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। फ्लैंडर ने जो यह अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति दी है, इस प्रविधि में उन्होंने कक्ष में जो शाब्दिक व्यवहार होता है उसे शामिल किया है। फ्लैंडर ने इस संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है शिक्षक कथन यानी कि टीचर टॉक, दूसरा है छात्र कथन यानी पीपल टॉक और तीसरा है मौन या विभ्रांति, साइलेंस और कंफ्यूजन। शिक्षक कथन के अंतर्गत उन्होंने शिक्षक के व्यवहार को बताया है। उसमें भी उन्होंने शिक्षक व्यवहार को
दो भागों में वर्गीकृत किया है, शिक्षक का अप्रत्यक्ष व्यवहार और शिक्षक का प्रत्यक्ष व्यवहार। शिक्षक का जो अप्रत्यक्ष व्यवहार है, इस वर्ग में शिक्षक की वे सभी अनुक्रियाएं आती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के व्यवहारों की अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, छात्रों की प्रशंसा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना और छात्रों से प्रश्न पूछना शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना। इसमें शिक्षक द्वारा की गई वे सभी अनुक्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें छात्रों की भावनाओं को, उनके विचारों को स्वीकार किया जाता है और उन्हें कक्षा में अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जाता है। छात्रों की जो भावनाएं होती हैं या विचार होते हैं, जो उनकी अनुभूतियां होती हैं, वे नकारात्मक भी हो सकती हैं, सकारात्मक भी हो सकती हैं, स्मरण करने योग्य और भविष्य कथन के रूप में भी हो सकती हैं। यानी कि इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के उन विचारों को, उन भावनाओं को और उन अनुभूतियों को स्वीकार किया जाता है जो छात्रों की भूतकालीन भावनाओं का प्रत्यास्मरण कराती हैं, चाहे उनके प्रत्यास्मरण सुख की अनुभूति करते हों या फिर दुख की अनुभूति। शिक्षक का जो दूसरा अप्रत्यक्ष व्यवहार या शिक्षक कथन आता है, उसके अंतर्गत छात्रों द्वारा किया गया व्यवहार, उनकी क्रियाओं की प्रशंसा की जाती है, उन्हें प्रेरित किया जाता है और कक्षा में तनाव दूर करने के लिए बीच बीच में उनसे हास परिहास भी किया जाता है। छात्रों की प्रशंसा करने के लिए शिक्षक अधिकतर उन्हें अच्छा, ठीक है, सुंदर है, शाबाश शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन कभी कभी शाब्दिक प्रशंसा के साथ साथ अशाब्दिक अनुक्रिया द्वारा भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे गर्दन को हिलाना, हूं की आवाज करना। छात्रों द्वारा अपेक्षित कार्यों के लिए शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जारी रखो, आगे बढ़ो और अधिक स्पष्ट का प्रयास करो। इसके द्वारा छात्रों में तनाव कम होता है और अनुक्रिया या व्यवहार करने के लिए उनमें उत्साह बढ़ता है। शिक्षक कथन में या शिक्षक द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष व्यवहार में शिक्षक छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी स्वीकार करते हैं और उन विचारों को अपनी व्यवस्था में प्रयुक्त करते हैं। छात्रों के विचारों का अपने नवीन विचारों से शिक्षक द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है। यानी कि शिक्षक छात्रों द्वारा जो व्यक्त विचार होते हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाता है और उनकी पुनः आवृत्ति की जाती है। शिक्षक द्वारा यह कहना, अच्छा मैं बताता हूँ, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है या तुम क्या कहना चाहते हो। इस प्रकार छात्रों के कथनों को दोहराते दोहराते शिक्षक अपनी बात कहने लगता है। एक तरह से छात्रों के विचारों को शिक्षक द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसकी आवृत्ति की जाती है। इसके बाद आता है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, यानी कि जो भी पढ़ाई गई विषय वस्तु है उससे संबंधित शिक्षक द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि इस वर्ग में शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसका समाधान करने की आशा छात्रों से की जाती है। ये प्रश्न छोटे भी हो सकते हैं जो छात्रों के उत्तर को नियंत्रित करते हैं, या फिर बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिसमें छात्रों को अधिक बोलना पड़ता है। इस प्रकार फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है उसमें उन्होंने 10 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला वर्ग छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, दूसरा वर्ग छात्रों की प्रशंसा और उन्हें प्रोत्साहित करना, तीसरा वर्ग छात्रों के विचारों को स्वीकार करना
और जो चौथा वर्ग है प्रश्न पूछना, ये चारों वर्ग शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षक द्वारा जो प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता है उसमें फ्लैंडर ने 3 वर्गों को शामिल किया है, जिसमें व्याख्यान देना, निर्देश देना, आलोचना करना या अधिकार दिखाना शामिल हैं। शिक्षक द्वारा जो प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में जो अनुक्रियाएं की जाती हैं वे छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं। फ्लैंडर ने 5वें वर्ग में व्याख्यान को शामिल किया है। व्याख्यान एक तरह से कक्षा शाब्दिक अंत्यक्रिया का वह रूप है जिसको शिक्षक अपने विचारों, दृष्टिकोणों, तथ्यों और सूचनाओं को प्रदान करने के लिए प्रयोग करता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, किसी महत्वपूर्ण विषय की भूमिका देने, उसकी समालोचना करने और छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जो पाठ्य वस्तु है उसे व्याख्यान के द्वारा अधिक समय तक प्रस्तुत किया जाता है। जब भी शिक्षक किसी तथ्य का उल्लेख करता है, उससे संबंधित सूचना देता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो ये सभी अनुक्रियाएं वर्ग 5 में शामिल की जाती हैं और इस वर्ग का प्रयोग अधिक से अधिक कक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देश देना। शिक्षक की छात्रों को निर्देश देने की अनुक्रियाओं को वर्ग 6 में शामिल किया गया है। किसी कथन को निर्देश या आज्ञा माना जाए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस वर्ग में जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वह छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर रही है या नहीं। यानी कि इस वर्ग में शिक्षक द्वारा छात्रों को जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि तुम बताओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपना नाम बताओ, अपना कार्य दिखाओ, यानी कि शिक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन छात्रों द्वारा किया जा रहा है या नहीं। एक तरह से जो शिक्षक द्वारा छात्रों को जो आदेश या निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुसरण करने की आशा छात्रों से की जाती है। नेक्स्ट जो वर्ग आता है उसमें आलोचना करना या अधिकार दिखाना को सम्मिलित किया गया है। यानी कि कक्षा में यदि छात्रों द्वारा कोई अनुचित व्यवहार किया जा रहा है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए शिक्षक द्वारा उसकी आलोचना की जाती है और अपना अधिकार दिखाया जाता है। जैसे शिक्षक का यह कहना, मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल दूंगा, तुम कक्षा से बाहर निकल जाओ, शांत हो जाओ, आपस में बातचीत मत करो। ये सब क्रियाएं या प्रत्यक्ष व्यवहार छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार और प्रत्यक्ष व्यवहार या शिक्षक कथन के बाद जो दूसरी अनुक्रिया आती है वो है छात्र कथन या छात्र व्यवहार। छात्र कथन या छात्र व्यवहार को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है छात्र अनुक्रिया और दूसरा आता है छात्र कथन स्वोपक्रम। इसमें जो छात्र अनुक्रिया है उसको वर्ग 8 में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्न का उत्तर देते हैं या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति जब छात्र शाब्दिक प्रतिक्रिया करते हैं तो इसे छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो छात्र द्वारा यदि कोई कथन कहा जाता है या जो क्रिया की जाती है वो शिक्षक द्वारा दिए गए उद्दीपन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है छात्र कथन स्वोपक्रम। इसे फ्लैंडर ने वर्ग 9 में रखा है। इसमें छात्रों द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं ही प्रश्न पूछने या कुछ कहने के लिए
उत्सुक होते हैं। एक प्रकार से इस वर्ग के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा जो की गई क्रिया है या जो दिए गए निर्देश हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है, इसमें अब तक हमने 9 वर्गों को सम्मिलित किया है, जिसमें 7 वर्ग शिक्षक कथन में यानी कि शिक्षक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार को देखा और बाकी के 2 कथनों में छात्र कथन या छात्र व्यवहार को जाना। जो 10वां वर्ग है उसमें फ्लेंडर ने मौन या विभ्रांति की अवस्था को बताया है। कई बार कक्षा में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब सभी छात्र एक साथ बोलने लगते हैं और निरीक्षक यह निर्णय नहीं कर पाता कि कक्षा में कौन बोल रहा है, और कभी-कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी नहीं बोलता है, यानी कि किसी भी प्रकार शाब्दिक अंतःक्रिया नहीं होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में मौन या विभ्रांति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार आज हमने जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति, जिसे 10 वर्गीय पद्धति भी कहा गया है, को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है उसको कैसे संपन्न किया जाता है।